हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट री एग्ज़ाम हमारी सीरीज चल रही है हिंदी की, जिसमें आज जो टर्न है वो यूनिट 6 का। आप जानते हैं यूनिट 6 में हमारे हिंदी उपन्यास दे रखे हैं, जिसकी यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने हिंदी उपन्यास की पूरे शॉर्ट नोट के माध्यम से एक थ्योरी टाइप में पढ़ लिया था। तो अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं उपन्यास की, तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। और इसके अलावा हमने यूनिट 1 से 10 तक हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन को कवर किया था, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन हमने वहाँ पर पढ़े थे। तो थ्योरी टाइप में आप उनको देख सकते हैं। आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और पेपर बहुत पास में आ गया है। आप जानते हैं 26 अगस्त का है हिंदी का पेपर, तो उसके लिए आपको अच्छे से क्या करनी पड़ेगी, रिवीजन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो टाइम बचा है उसमें आप केवल रिवीजन करते रहिए। तो हमारे यहाँ पर देखें आप उपन्यास, हम यहाँ पर देखेंगे जो भी उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे हैं उनसे संबंधित, और बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम सब यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और चलने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। इतने सारे बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक बस मुश्किल से 2-4 ही कर पाते हैं। पता नहीं क्यों इतनी कंजूसी दिखाते हैं आप लोग। ऐसे तो कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए कि लाइक करने में सिर्फ एक मतलब बटन प्रेस करने में इतना कंजूसी करते हैं कि पता नहीं सामने वाले का क्या मिल जाएगा इससे, है ना। कुछ नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है, बहुत खुशी मिलती है और आगे वीडियो बनाने की और प्रेरणा मिलती है, ठीक है, और कुछ नहीं मिलता। तो चलते हैं यहाँ अपने क्वेश्चन की तरफ। हम जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन ना अपना। सबसे पहले तो धरती धन ना अपना, इसको देखें, ये उपन्यास किसके द्वारा रचित है, धरती धन ना अपना। तो ये जगदीश चंद्र ने रचा है, ठीक है, जगदीश चंद्र ने इसकी रचना की है। इसकी अंतर्वस्तु किस विषय पर आधारित है, तो यहाँ पर विषय दिए हुए हैं, बताइए। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। ये बात तो भाई बिल्कुल सही है कि जो जगदीश चंद्र कृत उपन्यास है धरती धन ना अपना, इसमें पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा का क्या हुआ है, दिखाई गई है। और देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम, ठीक है। तो इसमें ये सब बातें नहीं हैं, इसके अंतर्वस्तु में इसका विषय नहीं है। ये पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा दिखाई गई है धरती धन्ना अपना के अंदर। आ गया समझ में। तो जगदीश चंद्र कृत है। और धरती धन्ना अपना की अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये कब प्रकाशित हुआ था, 1972 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मानस का हंस जो हमारे सिलेबस में लगता है, थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ें आप, मानस का हंस भी 1972 में ही प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 72 में ही प्रकाशित हुआ था। और ये भी धरती धन्ना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। तो मैत्रेयी पुष्पा के ये सारे क्या हैं, उपन्यास हैं, ये ध्यान रख लेना। चाक, मैत्रेयी पुष्पा, झूला नट, अलमा कबूतरी और इदन्नम, ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा के क्या हैं, उपन्यास हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किस में हुआ है, तो ये हुआ है चाक के अंदर। किस में हुआ है, चाक के अंदर हुआ है ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, पात्रों से है। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम, सर्वसुख, कन्हैया, मुलिया, मोहन और छोटे लाल, ये किस कथाकृति के पात्र हैं। रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती या देवरानी जेठानी की कहानी। तो बताइए ये सारे जो पात्र दिए हुए हैं ये किस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये हैं देवरानी जेठानी की कहानी में। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और ये कब, प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, 1870 इसका प्रकाशन वर्ष है। पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा इसको लिखा गया है, गौरीदत्त भी बोलते हैं खाली। और ये पार्वती, सुखदेई कौन है, उनकी 2 बेटियां हैं, दौलतराम और छोटे लाल उनके 2 बेटे हैं। सर्वसुख खुद उस का नाम है जो बनिया होता है। और कन्हैया, मुलिया, मोहन, कन्हैया और मुलिया कौन है, दौलतराम के बेटे बेटी हैं, है ना। और मोहन कौन है, ये छोटे लाल का जो उसका छोटा बेटा है सर्वसुख का, उसका बेटा है मोहन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आ गया है सुमेलित करना है आपको। क्या करना है? सुमेलित करना है। बताइए, लाला मदन मोहन यहाँ पर पात्र हैं और उपन्यास हैं, तो लाला मदन मोहन किस उपन्यास के अंदर आते हैं? लाला मदन मोहन ये आते हैं परीक्षा गुरु के अंदर। किसके अंदर? परीक्षा गुरु के अंदर। राम किस्नू बाबू, राम किस्नू बाबू किस में है? मेला आंचल के अंदर है। मंगल, मंगल गोदान में होता है। होरी का मतलब होरी का पोता होता है मंगल, गोबर का बेटा, जिसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। और जुबेर किस में है? झूठा सच के अंदर है जुबेर। तो ये पात्र, इस तरीके से आप पात्र सारे याद कर लेना, क्योंकि पात्रों से क्वेश्चन 100% एक दो पूछे ही जाएंगे। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाएं। ये संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है, ये वाली बात किसने की है? तो मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद और मेहता, या राय अमरपाल सिंह और मालती। सबसे पहले तो ये पात्रों के नाम ध्यान कर लेना। ये सारे पात्र किस में आते हैं? गोदान उपन्यास में आते हैं, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। और गोदान उपन्यास की अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1936 है। ठीक है, गोदान उपन्यास। और ये ग्रामीण और शहरी, इसमें दोनों तरह के पात्र आते हैं। तो यहाँ पर मेहता और मालती के बीच में ये संवाद होता है। ठीक है, मेहता, मालती, खन्ना, गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद, मेहता, राय अमरपाल सिंह, ये सारे जो पात्र हैं वो इसके शहरी पात्रों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? तो सबसे पहले तो तमस उपन्यास को देख लें आप, किसने इसकी रचना की थी? तो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तमस, भीष्म साहनी के द्वारा। और ये देश विभाजन, तमस में केवल 5 दिनों की कथा का वर्णन है, जब हमारे देश में मतलब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पर ये लिखा गया था। 5 दिनों की इसमें कथा का वर्णन है। जब 1947 में देश विभाजन हुआ था, तो उस टाइम पर जो कुछ भी पंजाब के एक गांव में होता है, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ है ना, किस तरह से भगदड़ मस्ती है, किस तरह से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, और तो ये वहाँ पर दिखाता है। तो बताइए तमस, सॉरी कहाँ चला गया, तमस उपन्यास का पात्र कौन सा नहीं है इसमें से? तो तमस उपन्यास की जो मतलब ये कब प्रकाशित कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तमस उपन्यास 1973 में प्रकाशन वर्ष है। भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। 5 दिनों की कथा का इसमें वर्णन किया गया है, ध्यान रख लेना। रत्तो, रिचर्ड, नत्थू और हयात बख्श, ये तो जो तीनों ये पात्र हैं, ये किस में आते हैं? बी, सी और डी, ये तमस के पात्र हैं। लेकिन जो रत्तो है ना, रत्तो बहन तमस में नहीं है, ये ध्यान रख लेना। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? सबसे पहले आपका बंटी आपको पता होगा ये किसके द्वारा रचित है? मन्नू भंडारी के द्वारा। तो मन्नू भंडारी ने इसकी क्या की है? रचना की है, मन्नू भंडारी। ठीक है, लेडी है, ये लेडी महिला थी। और उपन्यास का, और ये मन्नू भंडारी का जो आपका बंटी है, ये कब प्रकाशन वर्ष है इसका? तो 1970 भी बताया जाता है और 71 भी। ठीक है, 70 71 इसका प्रकाशन वर्ष बताया जाता है। तो इसमें जो आपका बंटी है मन्नू भंडारी के द्वारा, ये तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या पर दिखाया गया। बंटी, इनमें इनका बेटा है, दो मतलब पति पत्नी है जो आपस में तलाक ले लेते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं, दोनों के दोनों ही। ठीक है, तो ये तलाकशुदा पति पत्नी का उनका एक बेटा है बंटी, जिसे अपने दोस्त टीटू के द्वारा पता चलता है कि उनके माता पिता का तलाक हो गया है, वरना उस बेचारे को पता ही नहीं है। ठीक है, उसके दोस्त टीटू के द्वारा पता चलता है, ये भी ध्यान रख लेना। इसमें टीटू नाम का एक पात्र बच्चा है जो कि उसका दोस्त होता है बंटी का, और वही उसे बताता है कि उसके मम्मी पापा ने क्या ले लिया है? तलाक ले लिया है। और समकालीन राजनीतिक से इससे कोई मतलब नहीं है, राजनीति की बात ही नहीं होती इसमें। दाम्पत्य संबंध का विघटन होना। ठीक है, ये आपका बंटी उपन्यास का जो है विषय है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो बताइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद होंगे। श्रीलाल शुक्ल का एक राग दरबारी उपन्यास है, कौन सा है?
राग दरबारी, राग दरबारी और राग दरबारी उपन्यास हमारे किसमें सिलेबस में, सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, जिसकी जो रचना है 1968 में हुई थी। तो अब यहाँ पर राग दरबारी नहीं है, ये आपके इसके इनके अलग जो उपन्यास है वो दे रखे हैं। अब बताइए, विश्रामपुर का संत, मकान, सूनी घाटी का सूरज या पहला पड़ाव, तो इसमें से कौन सा उपन्यास है जो पहले आएगा? श्रीलाल शुक्ल के सारे उपन्यास हैं, ये ध्यान रख लेना। इनका हम प्रकाशन वर्ष देख लें। फिर विश्रामपुर का जो संत है ये 1998 में इसका प्रकाशन वर्ष है। मकान की अगर बात करें तो मकान 1976 में है। सूनी घाटी का सूरज 1957 में है, सूनी घाटी का सूरज 1957। और जो पहला पड़ाव है, पहला पड़ाव कब आया था? 1987। पहला पड़ाव 1987 ईस्वी। तो इनमें से कौन सा है जो पहले आएगा बताइए? 1957 सबसे पहले आ रहा है। सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज यानी कि सी। सूनी घाटी का सूरज के बाद आता है 1976 यानी कि मकान बी। ठीक है, मकान बन गया। पहले सूनी घाटी में रहता था, फिर उसका खुद का मकान बन गया, है ना। और जब मकान बना तो उसने क्या किया? डी आएगा, पहला पड़ाव, अपना पड़ाव डाल लिया वहाँ पर मकान में। और मकानपुर के बाद उसको क्या मिला? एकदम विश्राम मिल गया। ठीक है, अपने मकान में पड़ाव डाला, फिर उसको मिला विश्राम। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। देखो, जो हमारे सिलेबस में उपन्यास हैं उनसे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बल्कि जिन उपन्यासकारों या कहानीकारों, निबंधकारों जो भी हमारे सिलेबस में हैं, जिनके नाम मेंशन किए हुए हैं, उनसे रिलेटेड उनके और दूसरे उपन्यास या कहानियाँ, गद्य विधाएँ भी पूछी जाती हैं। ठीक है, इनका भी ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यास आपको बताने हैं। बताइए यहाँ पर। समय सरगम, सबसे पहले तो उपन्यास आप देख लें, ये कृष्णा सोबती के हैं। समय सरगम 2000 ईस्वी में ये छपा था। मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी ये किसका है? कृष्णा सोबती का है, और ये 1967 में लिखा गया था। ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे के, तो सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में है। ये जो उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष नहीं आ रहा, लेकिन 1972 से 2000 के बीच में ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसका जो समय है वो तीसरे नंबर पे आएगा 1967, यानी कि सॉरी 19, हाँ बी सबसे पहले कौन सा आएगा? बी, और बी के बाद डी। ठीक है, मित्रों मरजानी सबसे पहले लिखा गया, फिर सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में लिखा गया, और ए लड़की ये तीसरे नंबर पे आएगा। समय सरगम 2000 में, तो ये लिखा गया इनके बाद में। और इनका जो उपन्यास है जिंदगी नामा, कौन सा उपन्यास है? जिंदगी नामा, ये कृष्णा सोबती का उपन्यास हमारे सिलेबस में है, जिसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1979 है। शायद इसका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना ये सारे। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये एक उपन्यास है, ना कि आत्मकथा है। केवल यहाँ पे दिया हुआ है आत्मकथा, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और इसके पात्र यहाँ पर पूछे, राजकुमारी, चंद्रदीदती, सुचरिता, भट्टिनी और निपुणिका। तो बिल्कुल ये चारों के चारों यहाँ पर क्या हैं? सही हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा में चारों ही मतलब चारों ही पात्रों के नाम आते हैं, राजकुमारी, चंद्रदीदती, सुचरिता, भट्टिनी, निपुणिका, इसमें पुनर्नवा है ना, और ये सारे क्या आते हैं? सॉरी, पुनर्नवा तो इनका उपन्यास है। चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये इनके अन्य उपन्यासों के नाम हैं, ये भी ध्यान रख लेना। जिंदगी नामा उपन्यास, यहाँ पे आ गया आपका जिंदगी नामा उपन्यास, जो कि किसके द्वारा लिखा हुआ है? बता देती हूँ यहाँ पे, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णा सोबती के द्वारा। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के डेरा जट्टा गांव के किसानों और ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। तो क्या ये बात सही है? जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में, ठीक है, यानी कि 1901 से 1915 की बात हो रही है। ठीक है, 1915 तक 15 वर्षों में
पंजाब का जो डेरा जट्टा गांव है, एक गांव का नाम ध्यान रख लेना। आपसे 3-4 उपन्यास हैं जिनके गांव का नाम दे रखा है, ठीक है, उनके गांव का नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे राग दरबारी है, ये सिपालगंज की कथा उसमें दी गई है, ठीक है। मेला आंचल है, उसमें बिहार के पूर्णिया जिले की कथा दी गई है, ठीक है। और जैसे गोदान है, उसमें सेमरी और बेलारी गांव का नाम आता है। और वैसे ये जिंदगी नामा उपन्यास में डेरा जट्टा गांव का नाम आता है। तो ये 4-5 नाम आपको गांव के ध्यान रखने हैं, ये पूछे जाते हैं हर बार, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का भी जिक्र किया गया, बिल्कुल किया गया है, ठीक है। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का भी इसमें जिक्र किया गया है। उपन्यास में कोई मुख्य पात्र ना होकर पूरे जनजीवन का चित्रण है, ये भी बात बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ए, सी और डी, इसमें तीनों ही बात जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, ध्यान रख लेना, एक बार दोबारा इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन कौन से हैं। यशपाल कृत जो झूठा सच उपन्यास है, इसके बारे में बताना है आपको। विभाजन की त्रासदी, ये तो आपको पता होगा। जो झूठा सच उपन्यास है ये किसके ऊपर आधारित है, तो देश विभाजन पर आधारित है, ठीक है, देश विभाजन पर आधारित है। और इसके 2 भाग हैं, ये भी ध्यान रख लेना। झूठा सच के 2 भागों में लिखा गया था ये। जो पहला भाग है इसमें वतन और देश, पहला कौन सा खंड है, वतन और देश, जो कि 1958 में लिखा गया। और दूसरा लिखा गया था देश का भविष्य, जो कि 1960 में लिखा गया, ठीक है। तो यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय यहाँ पर पूछ लिए हैं। विभाजन की त्रासदी इसमें दे रखी है, बिल्कुल विभाजन पर ही लिखा गया है। सांप्रदायिक दंगों की त्रासदी, ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत छोड़ो आंदोलन और नारी की व्यवस्था और शोषण से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यशपाल कृत है, ये भी ध्यान रख लेना। इसके अगर पात्रों की बात करें तो 2-4 मैं बता देती हूँ आपको वैसे ही। इसमें तारा, जयदेव पुरी, कनक और असद, शीला, है ना, डॉक्टर प्राणनाथ, नब्बू, PS गिल, कांता, कंचन, उर्मिला, ये जो उपन्यास हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो इसके जो उपन्यास है तारा, जयदेव पुरी और कनक, ये तीनों मुख्य उपन्यास हैं, इनको पात्र हैं, इनको ध्यान रख लेना, ठीक है। आ गया होगा आपको इतना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। बताइए कौन सा उपन्यास है जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। तो क्या परीक्षा गुरु, वामन शिक्षक, नूतन ब्रह्मचारी और श्यामा स्वप्न, तो कौन सा है इसमें से बताएं। तो ये तो वैसे भी आपको पता चल ही जाएगा, जरूरी नहीं है कि वही पूछा जाए, लेकिन हमारे सिलेबस में परीक्षा गुरु उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है, और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1882, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। और इसमें का जो विषय है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का भी चित्रण इसमें है। लेकिन इसके अलावा जो इसमें लाला मदन मोहन उपन्यास है वो क्या करता है, मतलब परीक्षा ली जाती है एक तरीके से, वो अपने दोस्त को दुश्मन समझता है और दुश्मनों को दोस्त समझ बैठता है, और जो उसके करीबी होते हैं, जो उसके दोस्त बनते हैं, वही उसको क्या देते हैं, धोखा देते हैं और उसे जेल तक पहुंचा देते हैं। बाद में जो अपना दोस्त होता है उसको वो जो दुश्मन समझ रहा था वही उसको जेल से छुड़ाता है, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है, थोड़ा एक बार थ्योरी पढ़ लेना। आपको सुमेलित करना है यहाँ पर। बताइए दलित जीवन, दलित जीवन किस उपन्यास की विशेषता है, दलित जीवन का आधार क्या है, तो धरती धन ना अपना, जो कि जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया है। पंजाब का ग्रामीण चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। राजनीतिक बोध, राजनीतिक बोध किसके अंदर है, तो तमस के अंदर है। इनका प्रकाशन वर्ष यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1973, धरती धन ना अपना 1972, ठीक है। और राजनीतिक बोध, तमस, जीवनी परक उपन्यास है आपका मानस का हंस, ये भी 1972 में लिखा गया था। और आत्मकथात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है शेखर एक जीवनी। तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है शेखर एक जीवनी,
जो कि इसमें लिखा गया है 1940-41, इसमें दोनों ही पूछे जाते हैं। 40-41 इसका जो है प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। प्रकाशन वर्ष तो आपको सारे जो गद्य विधाएँ हैं उनका बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से ज़्यादा प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावा अभिव्यक्ति है? तो कौन कहता है ऐसा? बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। तो ऐसी जो मतलब वैसे कहें कि कड़वी कड़वी बातें जो बोलती थी ना, तो वो गोदान में कौन बोलती थी? धनिया बोलती थी, है ना। जो इसका क्या है, महिला में मेन पात्र है, यानी कि होरी की पत्नी होती है और गोबर की माँ है वो, है ना। धनिया बोलती है ये वाली बात कि बड़े आदमियों को अपनी नाक प्यारी है और हमको नहीं है इतनी प्यारी। ठीक है, और ये सारे जो पात्र है वो ध्यान रख लेना, वो गोदान के ही हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही क्रम बताना है। ठीक है, अभी वैसे मैंने इनका बता दिया है, फिर भी देख लेंगे एक बार। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी तमस, तमस कब आया था? तमस 1973 में। और शेखर एक जीवनी अभी हमने बताया 40-41, तमस 1973। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है 1946। और जिंदगी नामा 1979। मैला आंचल 1954। ठीक है, मैला आंचल 1954। तो ये इनका प्रकाशन वर्ष है। अब प्रकाशन वर्ष के आधार पर आप इन्हें लगा सकते हैं, तो बताइए, देख लेते हैं एक बार। 1946 इनमें सॉरी, ये है शेखर एक जीवनी, यानी कि ए इसका बिल्कुल पहले आएगा, शेखर एक जीवनी। और इसके बाद 1946 यानी कि सी बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके बाद 1954 मैला आंचल ई आएगा। और नेक्स्ट है 1973 यानी कि तमस बी, बी के बाद आएगा कौन सा? 1979 जिंदगी नामा यानी कि डी। ठीक है, देखो ये ए बी सी डी ई इनसे कुछ नहीं होता, ये याद नहीं होते, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होती हैं चीज़ें, है ना। और आपको सबसे पहले क्या है कि ये आपको दे दिए, अगर आपको प्रकाशन वर्ष है तो आप खुद से इनको लगाइए क्रम में। ठीक है, आपको लगाना आना चाहिए, नहीं लगाना आता है तो आप इनके प्रकाशन वर्ष याद कीजिए। ठीक है, शेखर एक जीवनी दोबारा बोल देती हूँ, 1940-41 दोनों ही नाम आते हैं इसके, दोनों ही वर्ष आते हैं। तमस 1973 में लिखा गया था। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 यानी कि आज़ाद होने से एक, हमारा भारत देश आज़ाद होने से एक साल पहले। जिंदगी नामा 1979 79 में लिखा गया था कृष्णा सोबती के द्वारा। और मैला आंचल 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, ये आंचलिक उपन्यास है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और मैला आंचल में किस गांव की कथा है? तो ये बिहार के पूर्णिया जिले की कथा इसमें बताई गई है, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास है जो अमृतलाल नागर के द्वारा रचित हैं? तो अमृतलाल नागर के द्वारा कौन से उपन्यास है जो रचित हैं, बताइए। मानस का हंस, मानस का हंस, सुहाग के नुपुर, बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र, महाकाल, और कौन सा है? नाच्यो बहुत गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल। तो अगर आप देखेंगे मानस का हंस, ये तो हमारे सिलेबस में ही है, 1972 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये तो अमृतलाल नागर का है। ठीक है, जो कि तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है, ये भी ध्यान रख लेना। एक जीवनी परक उपन्यास है जो कि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर ये 1960 में लिखा गया था, इनके प्रकाशन वर्ष जरूर ध्यान रख लेना। सुहाग के नुपुर 1960 में लिखा गया था अमृतलाल नागर के द्वारा। बूंद और समुद्र, ठीक है, बूंद बूंद करके क्या बढ़ जाता है? समुद्र। और ये 1956 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1956 के अंदर। और इसमें नागरिक समाज का गुणदोष बताया गया है। ठीक है, बूंद और समुद्र में क्या बताया गया है, इसका विषय ध्यान रख लेना अगर पूछ लिया जाए। नागरिक समाज का गुणदोष बताया गया है। महाकाल, महाकाल भी अमृतलाल नागर का है, जो कि 1947 में लिखा गया था। 1947 में लिखा गया था महाकाल। महाकाल आए थे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, क्या लेकर के? अमृत लेकर के आए थे, ऐसे याद कर लेना। और इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन किया गया। महाकाल, ये महाकाल तो हम वैसे ही ट्रिक बना रहे हैं, बाकी महा प्लस में अकाल,
महाकाल, ठीक है, महाकाल पड़ा था बंगाल में, बहुत बड़ा उस टाइम, उसका इसमें वर्णन है। नाच्यो बहुत गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। और ये किस जीवन पर, तो दलित समाज पर आधारित है। ये भी ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का है, 1978 में प्रकाशन वर्ष है, और ये दलित समाज पर आधारित है। और मानस के हंस की याद रख लेना, ये लखनवी शैली में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? लखनवी शैली में लिखा गया है, इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। वैसे तो ये तुलसीदास के जीवनी परक उपन्यास है, इसमें वो नहीं पूछा, लेकिन किस शैली में लिखा गया है, तो लखनवी शैली में लिखा गया है, और लखनऊ में ही इसको पूरा किया गया था। वो आगे क्वेश्चन आएगा, हम देख लेंगे। तो आपको याद हो गया, मानस का हंस 1972, सुहाग के नुपुर 1960, बूंद और समुद्र 1956, महाकाल 1947, नाच्यो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी। सेपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, राग दरबारी में किया गया है, ठीक है, जो कि भीष्म राग दरबारी सॉरी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित है, ठीक है। और 1968 में इसको लिखा गया था। आधा गांव किसका है? तो राही मासूम रजा का है ना। और जुलूस और बलचनमा, जुलूस शायद यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है, देख लेना इसको एक बार। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन से हैं? विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास परिशिष्ट और चक्रव्यूह, परिशिष्ट और चक्रव्यूह, ये दोनों के दोनों ही विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं, तो राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन से हैं? मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम और बाबू रामदीन, मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, काशी शाह और गंडा सिंह। तो राग दरबारी उपन्यास में बताइए कौन कौन से, बताइए यहाँ पर राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन से हैं? मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम, इसमें आते हैं मास्टर मोतीराम और बाबू रामादीन, ये दोनों के दोनों ही पात्र हैं राग दरबारी उपन्यास के, जो कि 1968 में प्रकाशन वर्ष है और श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। व्यंग्य शैली में लिखा है, ये भी ध्यान रखने ना, जो राग दरबारी उपन्यास है ये व्यंग्य शैली में लिखा गया है। अगर इसके विषयों की बात करें तो स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाला ये उपन्यास है, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल जी ने इसमें क्या किया है? स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था पर जमकर के प्रहार किया है, और इसके लिए उनको 1 साल बाद 1969 में साहित्य अकादमी भी मिला था। और ये रिपोर्टाज शैली में 35 अंशों में विभक्त है, ये भी ध्यान रखना है। अगर इसके पात्रों की हम और अन्य पात्रों की बात करें तो इसमें वैद्य जी, बद्री पहलवान, रुपन, रंगनाथ, है ना, पहलवान, प्रिंसिपल, सनीचर और लंगड़, बेला, ये जो पात्र हैं वो राग दरबारी के ही पात्र हैं, ध्यान रख लेना एक बार। आई होप आपको सुन गया होगा जो मैं बोल रही हूँ, है ना, लिखा नहीं है मैंने। गोदान उपन्यास का होरी, होरी इसका मुख्य पात्र आप जानते हैं। होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? ये तो पता चल गया, किसान था। गोदान किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया, 1936 इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। और अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था? तो ये बेलारी गांव का रहने वाला था। किसका? बेलारी गांव का रहने वाला था। सेमरी के रहने वाले थे जो मेहता और मालती और वो सब थे ना, शहरी पात्र जो आते हैं वो सेमरी के थे। और सेपालगंज का जो प्रकार ये वर्णन किया गया है वो राग दरबारी के अंदर किया गया है। किसके अंदर? मैं देखो हर बार एक क्वेश्चन को कई कई बार रिपीट कर रही हूँ, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बार बार रिपीट करने से आपको ही याद हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, वरना मुझे टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी मतलब शौक नहीं है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो बताइए मन्नू भंडारी के द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है इनमें से? महाभोज बिल्कुल मन्नू भंडारी के द्वारा रचित है, आपका बंटी भी उनके द्वारा रचित है। लेकिन सैलूस और बसंती ये नाम आपने नहीं सुने होंगे इनके उपन्यासों में। तो महाभोज, आपका बंटी, आपका जो बंटी है वो 1970 में लिखा गया था, और ये ये आपका बंटी 1970 और ये 1982। मुझे थोड़ा सा 1800 लग रहा है, लेकिन 1800 तो नहीं हो सकता। 1 सेकेंड, इसको हम देख लेते हैं।
1900, हाँ इसका 1900 में ही आता है, 1982 में ही, ठीक है ये सही है, 1982 में ही है। और महाभोज और आपका बंटी जो है, आपका बंटी ये 1970, 71 भी इसमें दे दिया जाता है, ठीक है तो ये सही है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बालपन, वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो कि आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, वो कौन सा है बताइए? शेखर एक जीवनी। कौन सा है? शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, एक सेकंड में इसका थोड़ा सा और समझा देती हूँ आपको। शेखर एक जीवनी उपन्यास किस में लिखा गया है? मनोवैज्ञानिक अंकन का इसमें प्रयास किया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? बताइए। आधुनिक ईरान, ईरान की पृष्ठभूमि पर आधारित है, पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित जो क्रांति है उस पर लिखा गया है। कौन सा उपन्यास है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, सात नदियां एक समुद्र, या फिर वे दिन। तो सात नदियां एक समुद्र जो है ये ईरान की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और ये अलका सारावगी के द्वारा लिखा गया है। अलका सारावगी के द्वारा लिखा गया है, सारावगी के द्वारा लिखा गया है, ये भी ध्यान रख लेना। श्रीलाल शुक्ल जी को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? ये तो मैंने अभी बताया है, ये राग दरबारी के लिए मिला था, ठीक है, जो कि 35 अंशों में विभक्त है और रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है, 35 अंशों में, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों को काल क्रम के अनुसार लगाना है, तो काल क्रम के अनुसार लगा लीजिए इनको। गोदान उपन्यास 1936 में लिखा गया, मेला आंचल 1954, आपका बंटी 1971 या 70, देवरानी जेठानी की कहानी ये कब लिखा गया था? 1880, सॉरी एक मिनट, 1882 में लिखा गया था ये तो, और ये 1880 में लिखा गया था पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा 1880 में। तो लगा लीजिए आप अब इनको कालक्रम के अनुसार। देवरानी जेठानी की कहानी आएगा पहले तो, है ना। देवरानी जेठानी की कहानी के बाद क्या होती है? परीक्षा ली जाती है दोनों की, है ना, कि किसकी कहानी ज़्यादा अच्छी है। तो ये हो गया ई, परीक्षा गुरु। इसके बाद क्या आता है? गोदान लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, और फिर लिखा गया है मेला आंचल, है ना। गोदान, गोदान करने के बाद क्या होता है? आंचल मेला हो जाता है। और आपका बंटी, आपका बंटी लिखा गया है सबसे बाद में इनमें, ठीक है। इनके आपको सारे पता ही होंगे। गोदान मुंशी प्रेमचंद, मेला आंचल फनेश्वर नाथ रेणु, आपका बंटी मन्नू भंडारी, देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त शर्मा, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, दोनों चीज़ याद रख लेना। निम्नलिखित उपन्यासकारों को क्रम से लगाएं। देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक मतलब आपको रिवीजन करवाने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं उतना सब्सक्राइब करवाएं, करें, खुद से करें, बाकी करवा सकते हैं, प्लस शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक किया करो, क्योंकि इतनी सारी मेहनत लगती है, बिना सारा काम धाम छोड़ के मतलब ये वर्क करना पड़ता है, बहुत सारा वर्क हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाएं, ठीक है, यही उम्मीद है आपसे। बाकी आप रिवीजन अच्छे से करें, वो सबसे ज़रूरी है। निम्नलिखित उपन्यासकारों को क्रम से लगाना है। अब भाई उपन्यासकारों को क्रम से लगाना है मतलब इनका जन्म वर्ष आपको बताना है। अभी तक हम क्या देख रहे थे? उपन्यास देख रहे थे, और अब हमें बताना है उपन्यासकारों का जन्म के आधार पर। तो प्रेमचंद, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो ये 1880 में इनका जन्म हुआ था, 1880 के अंदर, ठीक है। प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में, और 1880 में ही अभी हमने एक उपन्यास, कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ था उस टाइम पर जब प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था? तो देवरानी जेठानी की कहानी, उस टाइम पर कहानी चल रही थी, ठीक है। कृष्णा सोबती 1925 में इनका जन्म होता है, 1925 में जन्म होता है। और श्रीलाल शुक्ल इसमें दे नहीं रखे हैं वैसे, लेकिन श्रीलाल शुक्ल का जन्म भी 1925 में होता है, ये भी ध्यान रख लेना। मन्नू भंडारी का जन्म कब होता है? तो 1931 में होता है। इस टाइम पर कौन सा उपन्यास आप जानते होंगे? 1931 में गबन उपन्यास, जो कि किसका था? मुंशी प्रेमचंद का, वो प्रकाशित हुआ था। अग्गे, अग्गे का जन्म हुआ था 1911 के अंदर।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ था 1907 के अंदर। ठीक है, तो ये सारे आपको उपन्यास अब क्रम से लगाने हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद यानी कि ए, इसके बाद आते हैं 1907 में ई हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1911 अग्गे डी, इसके बाद आते हैं कृष्णा सोबती बी, और फिर आते हैं सी मन्नू भंडारी। ठीक है, ए ई डी बी सी, वैसे इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दे रखे। ठीक है, अब आप सीधा सीधा इनका वर्ष याद कीजिए। निम्न में से कौन सा उपन्यास है जो 4 जून 1971 ईस्वी को अयोध्या में शुरू किया गया था और 23 मार्च 1972 को रामनवमी के दिन लखनऊ में पूर्ण किया गया था? तो रामनवमी के दिन लखनऊ में पूर्ण किया गया था, लखनवी शैली में उपन्यास लिखा गया। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। तो वो कौन सा उपन्यास है? मानस का हंस। मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। इसका ये बिल्कुल पॉइंट ना बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये वाली जो डेफिनेशन है। ठीक है, ये पिछली बार भी अभी दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें ही पूछा गया था क्वेश्चन। इस टाइप से नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने उल्टे मतलब इनको बनाया है, खुद से ही क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए हैं, है ना। कुछ इसमें मतलब प्रीवियस हैं और बाकी मैंने खुद क्रिएट किए हैं, और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास है जो भीष्म साहनी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो भीष्म साहनी के द्वारा कौन सा उपन्यास है जो कि नहीं लिखा गया है, बताएं आप। मैयादास की माड़ी, मैयादास की माड़ी, नीलू नीलिमा, नीलोफर, झरोखा, बिखरे तिनके, खंजन नयन। मैयादास की माड़ी बिल्कुल भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। नीलू नीलिमा, नीलोफर, झरोखा भी इनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो बिखरे तिनके और खंजन नयन, ये दोनों के दोनों ही किसके द्वारा लिखे गए हैं? अमृतलाल नागर के द्वारा। अमृतलाल नागर के द्वारा लिखे गए हैं, ध्यान रख लेना। और अगर हम इन तीनों की बात करें, मैयादास की माड़ी ये कब लिखा गया था? तो 1988 में। प्रकाशन वर्ष जरूर देख लेना सबका। और नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में आया था, ये कृष्णा सोबती का जब सरगम आया था तभी ये आया था। और झरोखा की अगर बात करें तो 1967 में आया था, राग दरबारी से एक साल, सॉरी राग दरबारी लिख दिया, एक साल पहले। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब आप ना एक दूसरे को जोड़ते चले तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाते हैं एक बार में। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ साथ कई कई क्वेश्चन याद कीजिए। मैयादास की माड़ी कवाई 1988 में, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में, समय सरगम कृष्णा सोबती का इसी टाइम आया था। झरोखा है ना, झरोखा 1967, और बिखरे तिनके और खंजन नयन ये अमृतलाल नागर के उपन्यास है। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है, ये भी ध्यान रख लेना। निम्न में से कौन सा उपन्यास है जो 41 प्रकरणों में विभाजित है? तो 41 प्रकरणों में विभाजित है परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु। सीधा सीधा मैं बता देती हूँ, बाकी हमने और थोड़े पढ़ लिए हैं। नामवर सिंह किस उपन्यास को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करने के लिए प्रेमा पुमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा लेते हैं? तो जो डॉक्टर नामवर सिंह हैं, आलोचक हैं ये, और प्रेम ग्रंथ किसको सिद्ध करने पर तुले हुए हैं? तो शेखर एक जीवनी, जिंदगी नामा, बाणभट्ट की आत्मकथा है, मेला आंचल। तो इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946। और इसके जो उपन्यासकार है वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 में हुआ था। भारत माता ग्राम वासिनी, देखो आज आपको ज़रूर मुझे फीडबैक देना है, बताना आपको किस तरह से क्वेश्चन लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन खुद बनाए हैं। ठीक है, बड़ी ही मेहनत लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पढ़ रहे हैं, प्लीज़ सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, बस यही उम्मीद है। तभी आपके जो और यूनिट बची हैं उनमें मैं इतनी मेहनत करूँगी, अदरवाइज़ क्यों ही करूँगी, है ना। अगर आप लोग ही थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्यों करनी इतनी मेहनत। तो ज़रूर करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर आने चाहिए इस वाली वीडियो पे, क्योंकि बहुत मेहनत जब पता है खुद से बनाते हैं ना, बहुत टाइम लगता है। वैसे मैं ज़्यादातर जो MCQ बेस्ड मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, UGC नेट का फर्स्ट पेपर की भी मैं तैयारी कराती हूँ, तो उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस लेते हैं, और प्रीवियस को मैं थोड़ा सा क्या है कि बदल के दे देती हूँ, मतलब उसको सही को गलत और गलत को जैसे भी उसको मतलब ठीक से, है ना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और वो एकदम सही वाली प्रॉपर चीज़ों में हो सके। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, है ना, बस यही उम्मीद है मेरी आपसे। भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा में लासा आंचल, ये सुमित्रा नंदन पंत की काव्य पंक्तियाँ हैं, ये भी ध्यान रख लेना। इनकी भारत माता के नाम से एक कविता है, उसकी काव्य पंक्तियाँ हैं ये।
और ये किस उपन्यास में मिलती हैं? परती परिकथा, कितने चौराहे, मेला आंचल और दिव्या। तो ये मेला आंचल में ये कविता आई है। ठीक है, मेला आंचल, जिसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1954 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। परती परिकथा और कितने चौराहे, ये दोनों भी किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। दिव्या की अगर बात करें तो दिव्या जो उपन्यास है ये यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तमस उपन्यास में जो सांप्रदायिक भावना का निर्माण हुआ है उसमें कौन सा सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह ये तो है, पर वर्गीय पूर्वाग्रह ये भी है, अतीत की गौरव गाथाएं ये भी हैं, लेकिन विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास करना ये इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, ये इसके निर्माण में सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन से हैं? तो स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास आपको बताने हैं। समय सरगम, ये 2000 में लिखा गया था। किसके द्वारा? ये कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया। एक जमीन अपनी, एक जमीन अपनी, एक चीथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। तो एक जमीन अपनी ये किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा मुदगल के द्वारा लिखा गया है। और यही किस पर है? स्त्री विमर्श पर आधारित है, चित्रा मुदगल के द्वारा लिखा गया। और कब लिखा गया? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1990 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीथड़ा सुख और मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, ये भी स्त्री विमर्श पर आधारित है। मुझे चांद चाहिए इसका प्रकाशन वर्ष, बल्कि इनका जो उपन्यासकार हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मुझे चांद चाहिए इसका ढूंढ के बताना कहीं से भी कि इसका जो उपन्यासकार का नाम है वो क्या है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? तो लाला मदन मोहन की बात किस में होती है, किस में आते हैं भाई साहब, बताएं? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और श्यामा स्वप्न। तो ये आते हैं परीक्षा गुरु के अंदर। लाला मदन मोहन किसके पात्र हैं? परीक्षा गुरु के पात्र हैं। ठीक है, इनके दीवान खाने का इसमें वर्णन किया गया है। भाग्यवती ये भी लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न ये देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद वाले जो थे, क्या नाम था उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल, चलो देख लेंगे इसको। वैसे श्यामा स्वप्न वो भारतेंदु काल के कवि थे, उनके द्वारा लिखा गया है। लेखिका और उनके उपन्यासों को सम्मिलित करना है। यहाँ पर लेखिकाओं के नाम दे रखे हैं और उनके उपन्यासों के नाम दे रखे हैं। तो अलमा कबूतरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखा गया है। ये तो सीधा सीधा हमें मिलाना है। और इसका अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 2000 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी में आया था। छिन्नमस्ता किसके द्वारा लिखा गया? प्रभा खेतान के द्वारा लिखा गया और इसके प्रकाशन वर्ष है 1993 ईस्वी। सूखते चिनार लिखा गया है मधु कांकरिया के द्वारा। कांकरिया कहते हैं ना, वो मतलब पतले हो जाते हैं, बिल्कुल काकड़ी जैसी हो रही है, ऐसे करके याद कर लेना। सूखते चिनार किसका है? मधु कांकरिया का है, जो कि कब लिखा गया था? 2012 में ये लिखा गया था। पारिजात किसका है? नासिरा शर्मा का है, जो कि 2011 में लिखा गया था। ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकारों के नाम सभी याद कर लेने हैं आपको। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास जरूर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान। देखो पहले आवाज़ जब मैं बोल रही थी तो बहुत तेज़ थी और अब धीरे पड़ गई है, क्योंकि क्या है कि आज थोड़ा व्रत है तो आवाज़ कम ही आ रही है ना, एकादशी का व्रत है आज मेरा, तो इसीलिए कम है। चलो कोई नहीं। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान। सेवा सदन इनका 1918 में आया था। इनका प्रकाशन वर्ष हम लिख लेते हैं, पता चल जाएगा। 1918। रंगभूमि आया था 1922 और कर्मभूमि आया था 1932 और गोदान आया था 1936। 1 सेकेंड, 1922 वाले में थोड़ा सा मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्फ्यूजन सा हो रहा है। रंगभूमि शायद 1925 का है ना। रंगभूमि 1925 में आया था। 1918 सेवा सदन ये इनका सबसे पहला वाला उपन्यास है। रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936,
है ना। तो बिल्कुल मुझे तो लग रहा है यही वाला सही है, क्योंकि इसमें कर्मभूमि पहले दिया हुआ है, इसमें गोदान और इसमें रंगभूमि, तो यही वाला हमारा जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पात्र को उसकी कृति के साथ सम्मिलित करना है। न्यूनिया, न्यूनिया किसकी पात्र है बताइए। न्यूनिया जो पात्र है वो किसकी है। राय साहब, राय साहब तो हमने पढ़े थे, ये गोदान में आए थे ना, है ना। और रेखा, रेखा किस में आई थी, नदी के द्वीप में आई थी। डॉक्टर प्रशांत मेला आंचल में आए थे। विशेषर बिंदा ये महाभोज में आते हैं। और न्यूनिया बाणभट्ट की आत्मकथा में आती है, जिनको निपुणिका भी बोला जाता है, न्यूनिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, दिख रही होगी मैचिंग ठीक से। न्यूनिया बाणभट्ट की आत्मकथा के अंदर है। राय साहब गोदान के पात्र हैं। प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत मेला आंचल में आते हैं। और रेखा, रेखा किसमें, नदी के द्वीप में। रेखा भुवन गौरा, विशेषर बिंदा ये महाभोज के अंदर है। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किया था डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार, ये इसका करेक्ट है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण बनाती है, सुंदर को असुंदर बना देती है ना। बनाने वाली चीज़ है परीक्षा जो होती है, वो गुणों को अवगुण बनाती है, सुंदर को असुंदर बनाती है। लेकिन जो प्रेम होता है वो अवगुणों को गुण बना देता है और असुंदर को सुंदर बना देता है। उपर्युक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है। मालती और मेहता, धनिया और होरी, जुनिया और गोवर, गोविंदी और खन्ना। तो थोड़ी बहुत जिनके रिश्ते में उठापटक होती है ना, पहले वो उससे प्रेम करता है, फिर उसको छोड़ के भाग जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर उनके बेटे पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे करके ये सारा इस गोदान के अंदर किसके बीच में होता है, तो जुनिया और गोवर के बीच में, है ना। गोवर उसके साथ मतलब जुनिया से प्रेम करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और फिर उसको छोड़ करके भाग जाता है ना। अपने घर तक ले आता है और फिर उसको छोड़ करके भाग जाता है। ठीक है, फिर वापस आ जाता है। तो ऐसा इन सब के बीच, इन दोनों के बीच में ही उठापटक चलती रहती है, तो वही कहेगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन हैं, लेकिन मुझे लगता है 40 की जगह कम से कम 100 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से करा दिए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। रहनी भी चाहिए भाई, इतनी मेहनत की है। और बाकी आप भी मेहनत करिए और थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए, बताना आपको कैसी लगी है वीडियो, समझाने का तरीका या पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ, अगर कुछ ज़रूरत है, नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्योंकि खुद को नहीं पता चलता है, तो प्लीज़ बताएं और सुझाव दें अपना। और बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आने चाहिए इस वाली वीडियो पे, तो क्योंकि मुझे उम्मीद है ऐसी, है ना। चलते हैं, थैंक यू।